बिहार चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अंतिम बिगुल बज चुका है। अब देखना यह होगा कि बिहार में दोबारा से जंगल राज आता है या फिर रेवड़ी कल्चर हावी पड़ता है या फिर जनता वहां की कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती है जन सुराज के रूप में। तो आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बिहार इलेक्शन को। बिहार इलेक्शन की घोषणाएं हो चुकी हैं, डेट्स आ चुकी हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में पूरा एनालिसिस करना आपके सामने ज़रूरी है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है एक डिसाइड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। कभी कभी पुराने इतिहास के बारे में उतनी जानकारी ना होने की वजह में वर्तमान में जो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही होती हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे होते हैं, उनके चक्कर में आकर के फिर से बेवकूफ़ बन जाती हैं। और फिर नतीजा क्या होता है? वही ब्रिज गिरना, वही पुल टूटना, वही सड़कें, वही व्यवस्थाएं और वही रेवड़ी कल्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो से। आप देख पाओगे बिहार इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा कि बिहार में अब किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या वही सत्ता कंटिन्यू होगी या फिर से कोई गठबंधन की सरकार बन जाएगी? ये बिहार इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा। इस बार चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इन्होंने इस चुनाव को कहा है मदर ऑफ ऑल इलेक्शन। इनका ये शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कारण ये है कि इस बार बिहार इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं, बहुत सारे नए नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में बिहार इलेक्शन से ही डिसाइड हो जाएगा चुनाव आयोग पर जो दाग धब्बे लग रहे थे उनका क्या है हुआ, क्या वो सही थे या ये पाक साफ हैं। दूसरी बात, जो पार्टियां हैं उनका आगे का भविष्य क्या होगा, आगे का फ्यूचर क्या होगा, ये भी इसी इलेक्शन से समझ में आने वाला है। खैर पहले हम लोग मोटा मोटा शेड्यूल देख लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। तो देखिए 2 चरणों में चुनाव होगा। आप जानते हो टोटल 243 सीट्स हैं विधानसभा की। ये बिहार के विधानसभा का इलेक्शन है। 121 सीटों पर पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज में होगा। 6 नवंबर को इलेक्शन वोटिंग करना है। दूसरे चरण में यानी सेकंड फेज में 122 सीटों पर होगा। टोटल 243 सीट्स पर इलेक्शन होने हैं। अब इसमें अधिसूचना जारी किया जाएगा 10 अक्टूबर को, नॉमिनेशन 17 अक्टूबर को, स्क्रूटनी होगा 18 अक्टूबर को और नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। फिर 6 नवंबर को मतदान होगा और ऐसे ही दूसरा जो डेट है सेकंड फेज का वो ये है 11 नवंबर को इसका इलेक्शन होगा। 14 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि बिहार में आगे किसकी सरकार रहने वाली है। बिहार साथियों भारत में काफ़ी डेंसिटी वाला एक राज्य है, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है यहाँ पर। और आप देखोगे उत्तर प्रदेश के बगल में ही एक राज्य ये दिखेगा आपको, ये रहा बिहार। बाय द वे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि देखिए ये मैप हम लोग मैपल से यूज़ कर रहे हैं, वो इंडिया का है। इससे पहले हम लोग गूगल मैप यूज़ किया करते थे, लेकिन अब से हम लोग मैपल यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छा इंटरफेस भी है इसमें और इसमें इंडिया को भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखाया जाता है। आप भी यूज़ कर सकते हो। खैर बिहार यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैप में। बिहार में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा, यहाँ पर आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ये जिला, ये डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब फर्स्ट फेज में होंगे। और जो इधर आपको हल्के रेड कलर में दिख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड फेज में इलेक्शन होंगे। तो ये 2 फेज में इलेक्शंस होने हैं। अब इस बार के इलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखिए टोल फ्री नंबर वगैरह भी जारी किए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंटायर इलेक्शन मशीनरी जो है 1 कॉल दूर है आपसे। 90,712 BLOs हैं, 243 EROs हैं यानी कि पर सीट पर 1 ERO। इसके अलावा 38 DEO हैं और CEO वगैरह इसमें नियुक्त किए गए हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप 1950 डायल कर सकते हो। आप कैसे डायल करोगे? तो इसके लिए आपको अपने ही बूथ का STD कोड डालना होगा। जैसे मान लीजिए कि +91 तो आपको इंडिया का कोड डालना है, फिर STD कोड आपका एरिया का जो STD कोड हो वो, उसके बाद 1950 आगे लिख करके डायल कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया है कि पटना के लिए 612 कोड होता है, तो +91 612 फिर 1950 ये डायल करोगे तो तत्कालीन सुविधा, तत्कालीन हेल्प की जाएगी आपकी, जो भी आपका इशू होगा। अगर आपका नाम नहीं शो कर रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है या आपके यहाँ कोई धांधली वाला जैसा कुछ सिम्टम नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत शिकायत भी कर सकते हो। ये पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। ज्ञानेश कुमार जी ने इस बार कहा है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने कहा है कि इस बार 17 नए इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं, जो एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ बिहार में यूज़ किया जाएगा। अगर यहाँ सक्सेस रहता है तो आगे आने वाले दिनों में ऑल ओवर इंडिया जब जब भी इलेक्शन होगा ये 17 नए इनिशिएटिव वहाँ पर भी लागू किए जाएंगे, जिसमें SIR भी है। SIR पर मैं आगे आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। बिहार में SIR हो चुका है, आप जानते हो। 1950 वोटर हेल्पलाइन हो, इसके अलावा और भी शुद्ध मतदाता सूची हो, इन सब की बात इन्होंने कही है। साथ ही साथ इन्होंने मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहा है इस इलेक्शन को। इन्होंने ये भी कहा है कि अब से जो भी पोलिंग स्टेशन होंगे सब जगहों पर वेबकास्टिंग होगी।
यानी कि वहाँ की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे। फॉर्म 17C में अगर मिसमैच होता है, अगर मान लीजिए जब डेमो होता है, पोल होता है, उस टाइम पर अगर होता है तो फिर वीवीपैट की गिनती की जाएगी। चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद आपके सारे आंकड़े वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। पहले क्या होता था कि मीडिया के सर्वे और तमाम पत्रकारों की न्यूज़ पर आपको डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन अब ये सब चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर देगा। जो भी डेटा, जो भी फैक्ट्स होंगे, चुनाव कहाँ पर कितना हुआ, कितनी वोटिंग हुई, कितना क्या माहौल रहा, सब कुछ ये जल्दी ही अपलोड कर देंगे चुनाव होने के कुछ ही दिन में। पोलिंग स्टेशन के बगल में ही मोबाइल फ़ोन जमा करने की व्यवस्था की गई है। पहले बाहर ही रखवा दिया जाता था, लेकिन अब अंदर तक ले जाओगे, बस वोट देने जाते समय ही पहले ही आपका जमा हो जाएगा। इसके बाद आप देखो, बिहार वोटर लिस्ट वाला केस पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। बिहार SIR क्या होता है ये डिटेल मैंने समझा रखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार क्या चलेगा। बिहार में क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ काम करेंगी, या बिहार में ये दो लोगों की जो जोड़ी है तेजस्वी और राहुल की, वो जोड़ी काम आएगी, या फिर कुछ नया सत्ता परिवर्तन देखने की तरफ बिहार आगे होगा, जन स्वराज टाइप का एक ऑप्शन तलाशेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ से। पहले तो आप देखिए इनकी जो जोड़ी है NDA गठबंधन की, अगर बात करें नीतीश और मोदी जी की, तो इस टाइम पर खूब मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही है। मुफ्त की रेवड़ी, इन्होंने ही ये रेवड़ी कल्चर का शब्द दिया है और खुद ही इसका यूज कर रहे हैं। आप देखिए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के डाला गया। इसके बाद सभी ग्रेजुएट्स को 1-1 हज़ार रुपये का भत्ता दिया जा रहा है। फिर इसके बाद तमाम भत्ते को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। मतलब जो इससे पहले दिए जाते थे, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, जो भी दिए जाते थे, उनको जस्ट डबल कर दिया गया। तो ये सब जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये जो होता है ना, ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण होता है। आप समझो, इससे 2 घाटे होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसको आप ये दे करके टाइप से आप ऐसा कर दे रहे हो कि वो आलसी बन जाए, उसके अकाउंट में खुद आ जाएगा हर महीने, तो आप वो कहाँ कुछ करने जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि आप अपने राजस्व का, रिवेन्यू का, जो राज्य का राजस्व होता है, उसका भी हेल्थ खराब कर रहे हो। वैसे ही सबसे खराब राज्यों की स्थिति में आता है बिहार, अगर जब नीति आयोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है इकोनॉमी के लिए, स्वास्थ्य आर्थिक सूचकांक, तो उसमें भी उड़ीसा टॉप पर रहता है और बिहार जो है सबसे निचले राज्यों में रहता है। तो अब जब इतना बड़ा घोषणा यहाँ पर कर दिया जाएगा कि भाई देखो 75 लाख को आप 10-10 से गुणा कर दो, 10,000 से, तो आप सोच लो कितना हो जाएगा। तो इतना फ्री में दे दिया गया बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। फिर 1-1 हज़ार जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, आप सोचो आज के टाइम पर कितने ज़्यादा लोग ग्रेजुएट्स हो जा रहे हैं, है ना। मतलब रोजगार मिल नहीं रहा है। पहले क्या होता था, हाई स्कूल इंटर तक ही लोग पढ़ते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं कमाने दमाने निकल जाते थे। आज के टाइम पर थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, चलो बैठे हैं ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं। अब वो सभी ग्रेजुएट्स को 1-1 हज़ार रुपये भत्ता भी जब मिलेगा तो और बढ़िया ग्रेजुएट्स हो जाएंगे। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या ग्रेजुएशन के बाद क्या वो ग्रेजुएशन के बाद केवल 1 हज़ार में ही जिंदगी गुजारेंगे? तब तो आप और गरीब बना रहे हो। जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स जॉब अगर आप वैकेंसी निकालते तो वो वैकेंसी के थ्रू वो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा सकता था, उसको आप 1 हज़ार में ऐसे फुसला दे रहे हो, बहला दे रहे हो। तो ये रेवड़ी कल्चर सबसे ज़्यादा खराब है। मतलब आप समझो कि आपकी उम्मीद, जो आप बड़ा सोच सकते थे, वो बड़ा सोचने से पहले ही आपको पहले से रेवड़ी दे दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखिए, चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही ये सब चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा शराबबंदी जहाँ पर है, बिहार में शराबबंदी काफ़ी समय से लागू है, लेकिन आप अभी भी वहाँ के अगर लोकल भी होगे या फिर वैसे भी आप जानते होगे कि वहाँ पर शराब जो है धड़ल्ले से गुपचुप तरीके से जा रही है। अब इससे नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा? क्या शराबियों का नुकसान है कि उनको शराब महंगे में मिल रही है? नहीं, उनको तो शराब किसी न किसी तरीके से मिल जा रही है। शराबी कम नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर अभी भी शराब मिल रही है आराम से। लेकिन दिक्कत, नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि उसने शराबबंदी तो की है, अब शराबबंदी कर दिए हैं, इस वजह से उसको दोबारा से हटा नहीं सकते हैं और शराब जो है कहीं न कहीं तरीके से, अवैध तरीके से घुस जाती है। अब इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत होती है, राजनेताओं की भी मिली भगत होती है। तो अब शराबबंदी होने से जो सरकार को रेवेन्यू मिलता था, जो टैक्स मिलता था, आप आज के टाइम पर देखोगे तो भारत के बहुत सारे राज्यों में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो साधन होता है वो शराब से होता है, शराब कंपनियों से होता है, शराब पर टैरिफ या टैक्स से होता है सबसे बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा।
तो अब ऐसे में जब बिहार में शराबबंदी है तो वहाँ पर शराब से रेवेन्यू सरकार को तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लाने के लिए लीगल करना पड़ेगा। अब लीगल वहाँ है नहीं, वहाँ शराबबंदी है, तो शराब लेकिन बंद भी नहीं हो रहा है। अब अवैध शराब से दूसरा तीसरा क्या घाटा होता है, जब अवैध शराब बनता है, लोग कच्ची बनाते हैं, गाँव में छुप छुपा कर बनाते हैं, तो उसमें मानकों को, स्टैंडर्ड को ताक पर रख करके बनाया जाता है। ऐसे में कई बार आप देखते हो अवैध शराब पीने से कई बार 30 लोगों की मौत खबरें आती हैं, 40 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए, ऐसी खबरें आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री अगर शराब बनाएगी तो फिर उस फैक्ट्री में आप FSSAI का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो मानक तय करना पड़ेगा, उसके अनुसार वो बनेगा और वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू एक नियमित मात्रा में वो बन करके शराब, उसमें अल्कोहल वगैरह रहेगी, तब जाएगा। तो अब बिहार इस चीज़ में फंस चुका है। अब क्योंकि शराबबंदी अगर हटाएंगे तो एक निगेटिव माहौल बन जाएगा इनके खिलाफ कि भाई से तो शराबबंदी हटा दिए हैं तो शराब पीने को ये इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि बाकी सभी राज्यों में शराबबंदी इसीलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा आता है। आप कोरोना टाइम में देखे थे ना कि कितना सब कुछ ठप कर दिया गया था, लेकिन शराब के लिए लाइनें लग रही थी। खैर, अब हम लोग आते हैं जंगल राज पर। ये जंगल राज वाला मामला क्या है, देखिए उसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा बिहार में कौन कौन से मुख्यमंत्री कब कब रहे। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग आते हैं यहाँ से लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से, क्योंकि यहीं से जंगल राज का टर्म आया है। कैसे आया टर्म ये भी मैं आपको बताऊंगा। लालू प्रसाद यादव 1990 से 1997 तक सीएम रहे। इनके बाद इनके ऊपर बहुत सारे आरोप वगैरह लगे, जेल भी गए। फिर राबड़ी देवी को, यानी इन्हीं की पत्नी को सीएम बना दिया गया। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक 3 कार्यकाल तक ये सीएम रही और इस दौरान इतनी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हुई, इतनी ज़्यादा अपहरण हुई। यहाँ पर अपहरण को एक उद्योग का नाम दे दिया गया था कि अपहरण उद्योग चल रहा है, बहुत फेमस था ये लाइन वहाँ पर। खैर, तो इसके बाद अगर बात करें हम लोग सीधा से आए तो बीच बीच में नीतीश कुमार आते रहे बीच बीच में वहाँ पर, क्योंकि एक स्थिर सरकार कभी हो नहीं पाई, कई बार गठबंधन की बनती थी और इधर उधर हो जाया करते थे। जैसे नीतीश कुमार की अगर बात करें तो अब तक 9 बार सीएम रह चुके हैं। सन 2000 में, फिर 2005 से 2014 के बीच में रहे सीएम, फिर 14-15 में बीच में जीतनराम मांझी बने थे कुछ समय के लिए, फिर 15 से 17, फिर 17 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से अब तक यही सीएम है। कोई भी जीतता है तो सीएम यही बनते हैं, चाहे वो आरजेडी की गठबंधन के साथ सरकार बनाए, चाहे वो एनडीए के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाए, लेकिन सीएम यही बनते हैं। कई बार ये हो रहा है, पिछले कई बार से आप देखो यहाँ पर 2017, 2015 17, 17 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से अब तक बार बार गठबंधन चेंज होता रहा, इधर के उधर आते रहे, इसीलिए नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाने लगा। खैर, हम लोग आते हैं उस पॉइंट पर जो बात कर रहे थे जंगल राज की। जंगल राज फेमस हुआ इनके शासनकाल में, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में। इस दौरान ये कहा जाता था कि वहाँ पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और कुशासन जो है, इसको दर्शाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया था कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। जंगल राज शब्द पटना हाईकोर्ट ने दिया था। देखिए, पहली बार लालू राज को कहा था जंगल राज 1997 अगस्त में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय ने याचिका दायर की थी। वहां की याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने, इन दोनों जजों ने ये कहा था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। तब से ये वर्ड पकड़ लिया गया और ये वर्ड राजनीतिकरण करके ये तब से चलता आ रहा है। खैर, जंगल राज के कुछ उदाहरण और भी आप देख लो। उस टाइम पर एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2005 के दौरान, मतलब कि इन दोनों पति पत्नी के कार्यकाल के दौरान 32,000 से ज़्यादा अपहरण के मामले आए थे। एक रिपोर्ट के दौरान ये तो दर्ज की गई थी, मतलब ये वो रिपोर्ट्स हैं जो दर्ज की गई थी, सुर्खियों में थी, अखबारों में थी। बाकी ऐसे कितने थे जिन्होंने डर के मारे केस दर्ज भी नहीं कराया, मतलब कि जाकर FIR वगैरह भी नहीं कराए थे। अपहरण एक उद्योग के रूप में बन गया था। भ्रष्टाचार, अपराध का राजनीतिकरण हो रहा था। मतलब आप जानो कि नेता वही कहलाता था जो जितना बड़ा अपराधी होता था, वही सबसे बड़ा नेता होता था। इसके अलावा विकास में कमी, डर का माहौल बनता था। आम आदमी, आम जनता जो सीधाई से जीना खाना चाहती थी, उनको मजबूरन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में आना पड़ा। आप क्यों देखते हो आज के टाइम पर बिहार में आज भी बहुत सारे मजदूर बाकी राज्यों में जा करके कमाते हैं और उसके बाद फिर वो त्योहारों पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार में उस प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। अब इसके बाद ये तो 2005 तक थे, तो क्या आगे आने वाले 20 सालों में कुछ बदला? नहीं, उस हिसाब से कुछ नहीं बदला। हाँ, जो अपहरण कल्चर था, ये सब में चीज़ों में कमी आई ज़रूर, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें थी, वो सब में कुछ खास परिवर्तन नहीं दिखा। जिस हिसाब से 20 सालों तक ये हुआ, उसके पीछे का कारण यही रहा कि कोई एक मजबूत सरकार, कोई एक
पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। जब भी आती गठबंधन में आती, गठबंधन में जब आपको जोड़ना तोड़ना होता है तो कई कई बार बहुत सारी चीज़ों से समझौते करने पड़ते हैं। आपका वो वोट बैंक ना नाराज़ हो जाए, आपका वोट बैंक ना नाराज़ हो जाए, आपको अगर चाहिए इतने नेता को इधर लेना है तो इनको खरीद फरोख्त, आप जानते हो सब कुछ चीज़ें ये चलती हैं। खैर, अब बात ये आती है कि क्या जनता इस बार फिर से इस जंगल राज वाले परिवार पर भरोसा करेगी? क्या जनता इस बार फिर से तेजस्वी यादव पर भरोसा करेगी? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस बार तो मतलब ये एक नई तरीके से ये कहते हुए आ रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और नई नई चीज़ें करेंगे। जैसे इनके वादों में अगर देखें तो ये रोजगार और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पहल लाएंगे, मतलब जिसका जितना शेयर रहेगा उसके लिए उतनी बड़ी योजनाएं आएंगी, पिछड़े वर्गों के लिए कोटा की बात कर रहे हैं ये। तो ये इनके अब वादे हैं, लेकिन बात यहाँ पर यही आती है कि किसके वादों पर कितना जनता को भरोसा होगा ये भी देखना होगा। ठीक है, कि किसके वादों पर कितना जनता ट्रस्ट करती है कि ये वादा ला पाएंगे कि नहीं। ऐसे में एक पार्टी जो सबसे तेजी से उभरता हुआ आ रही है, देखो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो एनडीए अलायंस की हो चाहे वो आरजेडी की हो, इंडिया गठबंधन की अलायंस वाली, तो इन दोनों में ही ना भ्रष्टाचार तो लिप्त है और इसमें आपराधिक मामले भी बहुत सारे हैं। बिहार में हैं, नेता हैं, आपराधिक मामले ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन दोनों पर अब खूब इधर उधर के चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। इसमें बीच में मजा ले जा रहे हैं प्रशांत किशोर भैया। अब देखो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, ये आरजेडी के भी पत्ते खोल रहे हैं और ये इनके। अब इनके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये पहले अपने आप को राजनीतिक सलाहकार कहते थे रणनीतिक सलाहकार, तो ये एक प्रकार से एनडीए के लिए भी काम कर चुके हैं। ये मतलब भारत भर के तमाम पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, उनको चुनावी कैंपेन कैसे करना है, कैसे उनको जिताना है, इन सब के लिए ये काम करते थे। तो इनको काफ़ी अच्छा उसके लिए नॉलेज भी हो गया है। साथ ही साथ उसी बीच में सबकी कहाँ पर किसकी नस है, जो मतलब दुबती नस है, उसको भी ये जान चुके हैं। तो ऐसे में अब ये धीरे धीरे सबके पत्ते भी खोलना शुरू कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे सम्राट चौधरी पर, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। खैर, इनके क्या वादे हैं? इनकी पार्टी का नाम है वैसे जनसुराज। जनसुराज जो है एक नई पार्टी है और इन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है, जनसुराज की सरकार आती है, तो 2,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को। मतलब इन्होंने रेवड़ी कल्चर का विरोध भी किया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है जो मुफ्त सी सुविधाएं दी जाती हैं उसको हम नहीं देंगे। लेकिन बात यही आती है कि ये देखो यहाँ प्रैक्टिकली थ्योरिकली तो और लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए तो सही है ये बात कि चलो ठीक है, रेवड़ी कल्चर आप कह रहे हो कि नहीं लागू होना चाहिए और वाकई में नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन क्या आपकी बातें जनता को सही पड़ेगी? जनता जहाँ पर जैसे अभी 10,000 अकाउंट में आ गया जिसके, अब वो 10,000 अकाउंट में आ गया तो वो इस बात से खुश रहेगा कि 10,000 अकाउंट में आ गया, या इस बात से खुश रहेगा कि नहीं नहीं ये हमारा देश हमारा राज्य जो है इसमें सड़कें अच्छी नहीं होंगी या बाकी चीज़ें नहीं बनेंगी, बाकी डेवलपमेंट नहीं होगा। वो सोचेंगे हमसे क्या मतलब है, हमको तो यहीं रहना है, गाँव में रहना है, तो इसलिए हम 10,000 लेकर बैठ जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी होती हैं दिक्कतें, और इस वजह से भी जो सही दिशा में जो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे होते हैं उनको भी नुकसान होता है। खैर, अब देखना होगा इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, चाहे पुरुष महिला हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सबको मिलेगा। निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें सबसे बड़ी बात दिक्कत यही है आज के टाइम पर कि मनमानी वसूली हो रही है किताब को लेकर के। खुद की किताब छपवाएंगे, खुद की कॉपी छपवाएंगे, खुद का ड्रेस छपवाएंगे, वो सब। तो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले 15 सालों में जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, सभी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या सब्सिडी देंगे शिक्षकों को, स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को, ये अब यही बताएंगे। खैर, पलायन रोकने के लिए नया विभाग बनाएंगे। जो बहुत सारे लोग नौकरियों की तलाश में यहाँ से पलायन कर जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं बेहतर जीविका के लिए, उनके लिए भी ये व्यवस्था करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो, आप ये अक्सर सुनते होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस बनते हैं, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज के बनते हैं अधिकारी, लेकिन फिर भी बिहार इतना ज़्यादा पीछे क्यों है? कारण ये है कि जो इतना संघर्ष करके आया रहता है ना, जो जैसे ही अपने आप को निखार पाता है, जैसे ही अपने आप को बड़ा पोस्ट पर पा पाता है, तुरंत कहता है भाई सबसे पहले तो यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तभी अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। तो जब भी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे अभिनेता हो, नेता हो, कोई भी होता है बड़ा बड़ा वो चीज़, तो वो बनने के बाद, खुद अपना डेवलपमेंट करने के बाद वो निकल लेता है, या तो दिल्ली में जाकर बस जाता है या तो मुंबई में जाकर बस जाता है। तो इसलिए बिहार वहीं का वहीं रह जाता है।
तो फायदा क्या है। ऐसे ही यहाँ पर पलायन रोकने के लिए नए विभाग की बात कर रहे हैं। खैर 4% पर लोन देने की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में बैंक के 10 से 12% पर दे रही हैं, उस पर ये कह रहे हैं 4% देंगे। शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं ये, और इसको क्यों हटाना चाहिए ये मैं आपको बता भी चुका हूँ अभी ही, ठीक है, कि ये क्यों ज़रूरी है। देखो बाकी बहुत कम ही राज्य हैं, जैसे गुजरात हुआ, बिहार हुआ, इन्हीं सब राज्यों में शराबबंदी है। बाकी आप सभी राज्यों में देखोगे ना लगभग में, तो शराबबंदी वहाँ नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर नकेल ये कसने की बात की गई है, और साथ ही साथ मुफ्त सुविधाओं पर हमला किया गया है। अब ये तो 3 बड़ी जो मुख्य पार्टियां उनके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी छुटमुट भी पार्टियां हैं, कुछ अलायंस में भी हैं। अब सीटों को लेकर के मारामारी हो रही है, जैसे अब एनडीए अलायंस में जो भी होंगे, चाहे चिराग पासवान का होगा, जीतन राम मांझी के, ये सब लोग अपनी किसको कितना ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए, क्या कुछ मिलना चाहिए, इस पर बहस कर रहे हैं लगातार। खैर वो सब आउट ऑफ द सिलेबस है समझो इस चैनल का, तो इसलिए उस पर नहीं जाएंगे हम लोग अब आप पर छोड़ देते हैं। आप अगर बिहार से हो तो आप कमेंट करके बताओ कि इनमें से किसको चुनना आप पसंद करोगे, इनमें से कौन सी पार्टी आपको सही लग रही है और किसको आप वोट करने जा रहे हो। और याद रखना कि इसी बार का चुनाव जो होगा ये डिसाइड करेगा कि आगे का जो देश है उसमें आगे आने वाले इलेक्शन हैं वो किस दिशा में जाएंगे। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है तो संकल्प बैच आया हुआ है, संकल्प बैच 2024 और संकल्प बैच 2025 आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके तहत आपको 2024 और 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। अभी कॉम्बो बैच भी लाया गया है जिसमें 2024 और 2025 को एक साथ अगर आप लेते हो तो मात्र 399 में मिलेगा आपको, सिर्फ 2 दिनों के लिए। तो आप मात्र 399 में से ले सकते हो MZT ऐप पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो कोर्स में जाइएगा, मिल जाएगा आपको कोर्स। डेमो देख लेना, डेमो के देखने के बाद आप परचेज करना। थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।